ये मुद्दा जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या लैंड डिस्प्यूट, ये एक बहुत ही विवादित मुद्दा रहा है। मेरा मकसद है सिर्फ और सिर्फ कहानी को सच्चाई से आपके सामने बयान करना और उसमें जो भी विधि पूर्वक चीजें हुई हैं उन्हें आप तक बताना। किसी भी धर्म या समुदाय को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। आशा करता हूं आप सब इस वीडियो को एक बैलेंस्ड माइंड स्टेटस से देखेंगे और इस वीडियो को पार्शियल या बाइज्ड रूप नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वाद की जो कि भारतवर्ष में चलने वाला सबसे लंबा दीवानी का वाद बना। एक ऐसा वाद जो कि शुरू तो हुआ था ब्रिटिश इंडिया में, मगर फैसले तक पहुंचते पहुंचते 21वीं सदी का मॉडर्न इंडिया बन चुका था। एक ऐसा वाद जिसने सबसे ज्यादा सुनवाई फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट की बेंचों तक सुनी। जी हां, आप सब ने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। राम जन्म भूमि का वाद एक ऐसा मुद्दा जिसे ढाल बना करके भारत के कई सियासती खेल खेले गए, जो कि कई बार चुनाव के नतीजों का निर्णायक मुद्दा भी बन गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष वाजपेयी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन लॉ एकेडमी पर। 490 साल पुराने इस मुद्दे का प्रथम प्रमाण प्राप्त होता है सन 1858 की एक एफआईआर से। जी हाँ, एक एफआईआर जो कि 30 नवंबर 1858 को जो मोहम्मद सलीम द्वारा निहंग सिखों के खिलाफ दर्ज कराई जाती है और आरोप होता है मस्जिद के भीतरी हिस्से में चिन्ह बनाना और राम शब्द का लिख देना। 1 दिसंबर 1858 को थाना प्रभारी अवध अपनी रिपोर्ट में ये पुष्टि भी करते हैं कि न केवल राम का चिन्ह बनाया गया है, बल्कि एक चबूतरा नुमा आकार भी बना दिया गया है। कानूनी लड़ाई शुरू होती है जब महंत रघुबर दास सन 1885 में फैजाबाद के सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दायर करते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के खिलाफ और उस चबूतरे पर मंदिर बनाने की मांग करते हैं, लेकिन कारणवश उनकी वाद की यह अपील खारिज हो जाती है। कानूनी लड़ाई शुरू होती है सन 1885 में जब महंत रघुबर दास जी एक वाद दायर करते हैं फैजाबाद सिविल कोर्ट में स्टेट ऑफ सेक्रेटरी के खिलाफ और मांग करते हैं कि उस चबूतरे नुमे आकार में मंदिर बनाने की अनुमति प्रदान की जाए। कारणवश यह वाद खारिज कर दिया जाता है। अगले ही साल 1886 में एक सिविल अपील दायर की जाती है जिसकी संख्या होती है 27। जिला जज FER चैमियर के कोर्ट में जिला जज मौके का मुआयना करते हैं, मगर उसके बाद भी वो अपील खारिज कर देते हैं। तत्पश्चात निर्णय वही का वही रहता है। इतना ही नहीं, इसके बाद एक और अपील संख्या 122 जुडिशियल कमिश्नर के न्यायालय में दायर की जाती है और वह भी हमेशा की तरह ही खारिज हो जाती है। परिणाम वही का वही। आगे आने वाले 63 सालों में कुछ खास न्यायालयिक प्रक्रिया नहीं होती है, मानो एक शांति सी हो गई हो, एक शांति जो कि तूफान के आने का संकेत देती है। सन आता है 1934 और अयोध्या में दंगे हो जाते हैं। उन दंगों में एक विशेष समुदाय उस ढांचे के एक हिस्से को गिरा देता है। बाद में वह हिस्सा ब्रिटिशर्स द्वारा पुनः स्थापित करा दिया जाता है। अभी तक जो भी घटनाएं घटी वह सब ब्रिटिश इंडिया की घटनाएं थी, लेकिन अब वर्ष आ चुका है 1949। भारत को आजाद हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं, परंतु मुकदमे का निस्तारण अब तक नहीं हुआ है। तारीख आ जाती है 22 दिसंबर की, सन है 1949। रात में मस्जिद के गुम्बद के भीतर मूर्तियां मिलती हैं। अगले ही दिन सुबह फैजाबाद के डीएम मिस्टर के नायर जी इस बात की पुष्टि भी करते हैं और तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय गोविंद बल्लभ पंत जी को सारी सूचनाएं देते हैं। परिणाम स्वरूप एक एफआईआर लॉन्च की जाती है और उसी दिन दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। साथ ही 29 दिसंबर को सिटी मजिस्ट्रेट फैजाबाद धारा 145 सीआरपीसी के तहत पूरी विवादित संपत्ति नगर के नगर महापालिका की अध्यक्ष प्रिय दत्ता राम के हवाले कर दी जाती।
समय गुजरता है और तारीख आती है 16 जनवरी 1950 की। जी हाँ, इसी दिन गोपाल सिंह विश्रत जी एक वाद दायर करते हैं जो कि स्वतंत्र भारत में राम जन्मभूमि के विषय में दायर होने वाला पहला वाद होता है, जिसमें वह ढांचे के भीतर पूजा अर्चना करने की मांग करते हैं और जज इंजंक्शन पास करके पूजा करने की अनुमति भी दे देते हैं। इसी तर्ज पर एक और वाद दायर होता है परमहंस रामचंद्र जी के द्वारा जहूर अहमद और अन्य के खिलाफ। इसी तरह 9 वर्ष बीत जाते हैं और सन 1959 में निर्मोही अखाड़ा पहली बार दृश्य में आता है और राम जन्मभूमि अर्थात उस विवादित भूमि संचालन की बागडोर स्वयं के हाथों में लेने की मांग करता है। 2 वर्षों बाद 1961 में सुन्नी सेंट्रल वफाक बोर्ड अन्य पक्षों के साथ मिलकर चौथा मुकदमा भी दायर कर देता है और सिविल जज फैजाबाद कोर्ट में यह मांग करता है कि उन प्रतिमाओं को वहां से हटा दिया जाए और उस ढांचे को उनके हवाले कर दिया जाए। अब समझने वाली बात यह है कि एक तरफ तो है सुन्नी वफाक सेंट्रल बोर्ड और दूसरा पक्ष है निर्मोही अखाड़ा और कुछ महंत। इस वजह से 20 मार्च 1963 न्यायालय कहता है कि मात्र कुछ लोग पूरे हिंदू समुदाय को संबोधित नहीं कर सकते। न्यायालय की इस टिप्पणी को सुनते ही हिंदू महासभा, आर्य समाज, सनातन धर्म सभा जैसे बड़े बड़े संगठन एक ही छतरी के नीचे आ जाते हैं। अब तक कुल मिलाकर हो चुके 4 मुकदमे। 5वां मुकदमा 1 जुलाई 1989 को हाई कोर्ट के एक पूर्व जज देवकी नंदन अग्रवाल जी के द्वारा दायर किया जाता है, जिसमें वह पूरी संपत्ति रामलला को सौंप देने की मांग करते हैं, जिससे कि वहां पर उनका एक भव्य मंदिर का निर्माण हो सके। जाहिर सी बात है, सेंट्रल सुन्नी वफाक बोर्ड इस मुकदमे में प्रतिपक्ष के तौर पर सामने आता है। इसके पश्चात 25 जनवरी 1986 को एक छोटी सी घटना और घटती है जो कि जानना बेहद जरूरी है। उमेश चंद्र पांडे, जो कि खुद पेशे से एक वकील होते हैं, वह फैजाबाद के मुंसिफ कोर्ट में अपील करते हैं कि विवादित जगह के द्वार खोल दिए जाएं और पूजा अर्चना की अनुमति दे दी जाए। मुंसिफ मजिस्ट्रेट यह कह करके अपील खारिज कर देता है कि मामला उच्च न्यायालय में स्थगित है। पांडे जी 31 जनवरी 1986 को हाई कोर्ट में अपील दायर कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 1 फरवरी को ही फैजाबाद के तत्कालीन डीएम और सिटी एसपी न्यायालय को आश्वासित कराते हैं कि यदि मुख्य द्वार खोल भी दिए जाएं तो अयोध्या की शांति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तत्पश्चात द्वार खोल दिए जाते हैं। जाहिर सी बात है, इस घटना के बाद मुस्लिम समुदाय में एक खलबली सी मच गई और 6 फरवरी को लखनऊ में सभी बड़े मौलवी मौलाना इकट्ठे हो गए और जफरयाब जिलानी के नेतृत्व में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का निर्माण किया गया। अब मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए 12 जुलाई 1989 को मामले से जुड़े हुए सारे वाद हाई कोर्ट की एक 3 जज के बेंच कमेटी में ट्रांसफर कर दी। उसी दौरान 7 और 10 अक्टूबर 1991 में बीजेपी के कुछ प्रमुख नेता टूरिज्म के नाम पर उस विवादित भूमि के कुछ हिस्से को लैंड एक्विजिशन अधिनियम के तहत अपने कब्जे में ले लेते हैं, मगर मुस्लिम समुदाय के कुछ नेता इस कब्जे के विरुद्ध 1-2 नहीं बल्कि 6 रिट दायर कर हाई कोर्ट से 11 दिसंबर को कब्जा खारिज करवा देते हैं। अब वर्ष आता है 1992 और तारीख 6 दिसंबर। ये वही तारीख है जिसे कुछ समुदाय काले दिन के नाम से भी जानते हैं, वहीं कुछ समुदाय इसे अयोध्या मामले की दिशा बदलने वाली तारीख भी मानते हैं। ये दिन इस मुद्दे में एक नया मोड़ ले आता है। 6 दिसंबर 1992 को एक बड़ी भीड़ मस्जिद नुमा ढांचे को पूर्ण रूप से ढहा देती है, जो कि उस विवादित भूमि पर खड़ा होता है, और शेष रह जाता है तो सिर्फ मलबा। प्रशासन कुल 49 एफआईआर लॉन्च करता है, जिसमें बीजेपी और अन्य बड़े नेताओं के नाम भी शामिल होते हैं। 21 दिसंबर 1992 में
हरिशंकर जैन जी इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक पिटीशन दायर करते हैं और भगवान राम की पूजा अर्चना करना अपना मौलिक अधिकार बताते हैं। 1 जनवरी 1993 को हाई कोर्ट यह सहमति भी दे देता है कि कोई भी हिंदू व्यक्ति हर उस भूमि में पूजा कर सकता है जिसे वह राम जी की जन्मभूमि स्वीकारता हो। मगर मामले की गंभीरता को समझते हुए 7 जनवरी को ही केंद्र सरकार एक अध्यादेश पास करती है जिसके तहत वह पूरी की पूरी विवादित जमीन केंद्र के अधीन हो जाती है और साथ ही साथ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से दखलंदाजी की मांग भी करती है। साथ ही वह माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांग भी करती है कि सत्यता को उजागर करें। मंदिर पहले या मस्जिद, क्या थी सत्यता? अब जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर किसी को कुछ भी करने से हम रोक नहीं सकते जब तक कि वह विधिपूर्ण हो। और इसी विधिपूर्ण तरीके से इस अध्यादेश के जारी होने के तुरंत बाद मोहम्मद इस्माइल फारूकी सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करते हैं और इस अध्यादेश को ही चैलेंज कर देते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट 5 जजों की बेंच बना करके सुनवाई करती है और 24 अक्टूबर 1994 को अध्यादेश को विधिपूर्ण बताती है। उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट 13 साल बाद सन 2002 में पहली बार मार्च के महीने में इस वाद से जुड़ी सुनवाई प्रारंभ करता है और जुलाई 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट विवादित भूमि में खुदाई का आदेश पारित करता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हम ASI के नाम से भी जानते हैं, वह खुदाई पूरी करती है और मात्र 1 महीने के भीतर यानी कि 2 अगस्त 2003 को अपनी रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर देती है और रिपोर्ट में साफ अक्षरों में लिखती है कि मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष मिले हैं। इस बात की पुष्टि होते ही मामला सारा का सारा साफ हो जाता है। मगर हर धर्म की आस्था को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट 3 जज की बेंच कमेटी बनाती है जिसमें जस्टिस धर्मवीर शर्मा, जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस SU खान सम्मिलित होते हैं। 30 सितंबर 2010 के करीब ये तीनों जज की बेंच उस पूरी विवादित भूमि को 3 हिस्सों में बांट देती है जिसमें एक हिस्सा निर्मोही अखाड़ा, एक हिस्सा वफाक बोर्ड और एक हिस्सा रामलला जी को देने का फैसला सुनाती है। अब मजे की बात यह है कि तीनों ही पक्ष हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट होकर के सुप्रीम कोर्ट की शरण में चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप 9 मई 2011 को जस्टिस आफ्ताब आलम और जस्टिस RM लोधा 2010 के हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे सुना देती है और विवादित संपत्ति की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित कर देती है। अब इस मामले के निस्तारण के लिए 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट 5 जजों की बेंच की एक कमेटी बनाती है जिसमें 2 दिन बाद ही जस्टिस VV ललित बेंच को छोड़ देते हैं। फरवरी का महीना आ जाता है और अब थक हार कर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद श्री रंजन गोगोई जी अपनी समीक्षा में 5 जजों के साथ एक कमेटी बनाते हैं जिसमें जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस नजीर, जस्टिस बॉब्डे और जस्टिस चंद्रचूड़ शामिल होते हैं और साथ ही शामिल होते हैं खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी। ये बेंच कोर्ट मॉनिटर्ड मेडिएशन की बात करती है, यानी कुछ ऐसे सदस्य के साथ एक कमेटी बनाना चाहती है जिसके साथ वह वार्तालाप कर सके, डिस्कशन कर सके और कुछ नतीजे पर पहुंचने में सहायता मिल सके। सुप्रीम कोर्ट मेडिएशन कमेटी बनाने की अनुमति दे देता है। उस मेडिएशन कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज FM खलीफुल्ला जी, श्री रविशंकर जी और कुछ पारखी वकील जैसे श्री राम पाचू जी भी सम्मिलित थे। 13 मार्च को अवध यूनिवर्सिटी में डिस्कशन शुरू होता है और 7 जोरदार नहीं निकलता। अंततः सुप्रीम कोर्ट 6 अगस्त से मामले पर रोज सुनवाई के आदेश 2 अगस्त को पारित कर देता है। कुल 40 दिन लगातार सुनवाई होती है
और अंतिम के 11 दिनों में हर रोज 1 घंटा अतिरिक्त वादी प्रतिवादी को मिलता है अपने अपने पक्ष रखने के लिए। आखिरकार 16 अक्टूबर को दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात रखकर बातें समाप्त कर चुके होते हैं। अब ना कुछ कहना बाकी था, ना ही कुछ बोलना बाकी था। बाकी था तो सिर्फ सुनना सुप्रीम कोर्ट का फैसला। फैसले की घड़ी आ ही जाती है। 490 सालों से चल रहे इस वाद में 9 नवंबर 2019 को फैसला सुनाने की घोषणा होती है। 9 नवंबर 2019 भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने वाला था। ये वो तारीख थी जब अयोध्या की विवादित जमीन का, जिसमें भारत के दो मुख्य धार्मिक लोगों की आस्थाएं जुड़ी थी, उसका निर्णय आ रहा था। माननीय सुप्रीम कोर्ट 9 नवंबर 2019 को फैसला सुनाते हैं जिसमें पूर्ण रूप से विवादित भूमि ट्रस्ट के नाम कर दी जाती है और उस भूमि को राम जी की जन्मभूमि के तौर पर स्वीकार कर लिया जाता है। साथ ही हर समुदाय की आस्था को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट यह भी आदेश करता है कि अयोध्या शहर के अंदर कहीं पर भी 5 एकड़ की जमीन सरकार सुन्नी वफाक बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए देगी और इसी फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को समाप्त कर देती है। कहानी अभी भी खत्म नहीं होती, एक आखिरी कड़ी अभी भी बाकी है। 12 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में पुनः विवेचना की अपील दाखिल की जाती है, मगर सुप्रीम कोर्ट इस अपील को खारिज करते हुए अपने निर्णय, अपने फैसले पर अडिग रहता है। तो दोस्तों, इस तरह शुरू हुआ राम जन्मभूमि का मुद्दा और इस तरह से खत्म हुआ। ये थी संपूर्ण जानकारी राम जन्मभूमि से जुड़ी हुई। आशा करता हूं आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। If you like my video, please comment, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Jai Shri Ram.